नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आज से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट के लिए होना है मतदान। बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों को लेकर लंबी कतारें भी लगी हैं और प्रत्याशी का चयन करना दोनों पार्टियों के लिए बना है चुनौती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों के पास कैंडिडेट्स के नाम का पैनल आ गया है और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होना अभी भी बाकी है। प्रत्याशियों का चयन करना दोनों पार्टियों के लिए चुनौती भी बना हुआ है। और ऐसे में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में तमाम दलों ने तैयारियां भी अपनी शुरू कर दी हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी हैं दोनों पार्टियों की, क्योंकि उपचुनाव भी है और ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैसे जिताऊ कैंडिडेट पर फैसला लिया जाए। जी सर, आज से नामांकन प्रक्रिया केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए शुरू हो चुकी है और आज से उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और इसी के साथ ही 29 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है और 23 नवंबर को मतगणना होगी और रिजल्ट घोषित होंगे। लेकिन इस अभी जो है आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर मुख्य पार्टियों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दलों की तरफ से अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया है। लगातार जद्दोजहद दोनों ही दलों में प्रत्याशी के चयन को लेकर हो रही है और लगातार जो है बैठकें भी हो रही है और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तो दोनों ही दलों के पास है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी 6 से 7 दावेदार केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर है और वहीं कांग्रेस के पास करीब 10 दावेदार केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए था। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए एक चुनौती भी बना हुआ है और दोनों ही दलों की साख पर भी ये चुनाव है। तो ऐसे में दोनों ही दल काफी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं प्रत्याशी के चयन को लेकर और कोई भी गलती इस बार दोनों ही दल नहीं करना चाहते। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी, देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक दोनों ही दलों के द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित किया जाता है और कब तक जो है नाम जो है फाइनल होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी केंद्र को पैनलों का नाम भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार पर्यवेक्षक मैदान में है, बैठक कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कब तक प्रत्याशी की घोषणा होती है, कब तक प्रत्याशी को मैदान में दोनों ही दल उतारते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अरुण, एक तरफ मुद्दे हैं, दूसरी तरफ घोषणाएं, किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे माहौल को, जो चुनाव का सिनेरियो बन रहा है, क्या माने किस तरह की लिए तैयार भी हैं और जनता का क्या रुख अभी देखा जा रहा है? जी सर, देखिए दोनों ही दलों की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और विपक्षी दल जब भी चुनाव में जाता है तो तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव में जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम मुद्दे केदारनाथ विधानसभा सीट के हैं उनको लेकर लगातार केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर जा रहे हैं। चाहे सोना चोरी का मामला हो या दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर बन रहा था, हालांकि अब नहीं बन रहा है, उसका मामला हो, पुनर्निर्माण का मामला हो या सड़क, बिजली, पानी, तमाम ऐसे मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में वहां पर जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई घोषणाएं वहां पर की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 39 घोषणाएं सड़कों के डामरीकरण को लेकर सबसे अधिक घोषणाएं की थी। तो ऐसे में अब ये भी देखने वाली बात है कि इस बार केदारनाथ की जनता मुद्दों को चुनती है या फिर घोषणाओं पर मुहर लगाती है, ये भी अभी देखना दिलचस्प होगा और आने वाले समय में ये आने वाले भविष्य पर निर्भर करता है कि आखिर केदारनाथ की जनता किसे इस बार जो है केदारनाथ विधानसभा सीट का जिम्मा सौंपती है। अरुण, चाहे तो बीजेपी में कुलदीप कुमार हो या फिर कांग्रेस में हरक सिंह रावत हो, दोनों ही पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकते हैं। दोनों का ही साफ तौर पर कहना है कि दूसरे कैंडिडेट से तो लड़ेंगे ही, लेकिन अपनी पार्टी से भी लड़ना पड़ सकता है। जी सर, देखिए कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया था, उनके बयान से जरूर भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो है चुनौती बढ़ सकती है। तो वही
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुलदीप रावत, जो कि पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दलीय चुनाव 2 बार लड़े हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है वो बढ़ा भी दी है और मुसीबत भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बन भी सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जो उनके समर्थक कहेंगे, समर्थकों पर डिपेंड करता है, तो ऐसे में दोनों ही दलों के लिए चुनौती भी है और इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं। और जो दिग्गज नेता है उन्हें टिकटों को लेकर क्योंकि नाराजगी भी देखने को मिलती है, तो ऐसे में उस नाराजगी को भी किस तरीके से दूर करते हैं, दोनों ही दलों में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के किसानों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि उत्तराखंड के दुग्ध संघों से जुड़े हुए सभी किसानों की बकाया राशि दीपावली से पहले उनके खातों में पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, डेयरी फेडरेशन की ओर से दी जाने वाली 4 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी किसानों के खातों में पहुंचेगी। उन्होंने बताया है कि प्रदेश भर में किसानों को करीब 12.50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया विभाग देने जा रहा है। और जो हमारे लड्डू ये जाकर फूड कि सबसे पहले कि जब ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 में बनी, तो हमारा जो दुग्ध का रेट था, जिलों का जो प्राइसिंग थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोग आंचल को दूध देना पसंद नहीं करते थे। वो प्राइवेट ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते थे। और हमने इन 2.5-3 साल की सरकार में 8 से 11 रुपए की हर जिले में दूध की प्राइस की वृद्धि करी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पहली बार उत्तराखंड में आंचल ने 2,60,000 लीटर का एक लेवल टच किया, जो कि ऑल टाइम हाई है हमारे लिए। जब से उत्तराखंड बना है तब से लोगों को जब अच्छा प्राइस मिलना शुरू हुआ और वृद्धि हुई, तो उन्होंने हमको दूध देना शुरू किया। उसके पहले एवरेज 2000 से लेके 2022 तक जो दूध के रेट में वृद्धि होती थी वो 1 से सवा रुपए पर साल की लगभग एवरेज वृद्धि के हिसाब से होती थी। लेकिन इन 2.5 सालों में हमने 8 से 11 रुपए की वृद्धि करके लोगों को एक राहत देने का काम किया। टिहरी और उत्तरकाशी के अधिकारियों की लापरवाही से सौंदी गांव के छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा रहा है। दरअसल गांव के युवा सरकारी कागजात न बन पाने की वजह से सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं गांव की युवतियां भी गौरा देवी धन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों जिलों के जिलाधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। जो है हमारा गांव को जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो सम्मिलित किया गया तब से जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे कि हम आजकल जो है गौरादेव योजना चल रही है, तो जितनी भी बालिकाओं ने यहाँ से इंटर किया है उनका जो है अभी तक आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। जब मैंने खुद जो है SDM प्रतापनगर से बात करी थी, तो साहब स्पष्ट मना कर रहे कि नहीं, आपका जो है सारे कागजात जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में चलेगी, तो आप लोग जो है वहाँ से अपने कागज बनाएं। तो उत्तरकाशी भी पूरे कागज़ हमारे नहीं पहुंचाए, ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो इसलिए जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्राम पंचायत को। और मैं आपके माध्यम से सारे प्रशासन को और शासन को बोलना चाहता हूं कि आप जो है त्वरित कार्रवाई करके ग्राम पंचायत सोने की जितनी भी समस्या है उसको जो है सॉल्व करें, और आप जो है तुरंत उत्तरकाशी में इसका हमारे पूरे कागजात जो है सबमिट करें। साथ में इस गांव का टिहरी से विभाजन होने के बाद जब उत्तरकाशी में जुड़ा, तो आज तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। और समस्याएं उत्पन्न होती भी है जब कोई गांव पृथक होता है, तो उसके दस्तावेज से लेकर ऑनलाइन, चाहे वो पारिवारिक रजिस्टर हो, चाहे हमारा ज़मीन के खाता खतौनी से मामला हो, चाहे हमारे बच्चों के आय, जाति, जन्म प्रमाण पत्र, कई प्रकार के मूल निवास प्रमाण पत्र, इन बनने में समस्याएं हो रही है। और आधार कार्ड का टिहरी से अलग हुए तो उत्तरकाशी जनपद में उनको अपग्रेड होना है। इन सब समस्याओं को हमने आज पब्लिक के बीच में सुना, इस ग्राम पंचायत के पंचायत चौक में सुना है। लोहाघाट के GIC खेल मैदान में चल रही राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता को देखने के लिए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। स्टेडियम में कैली फ्रेंड्स क्लब पौड़ी और टनकपुर स्टेडियम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। पहले हाफ के 27वें मिनट में पौड़ी के अनुराग ने हेड से शानदार गोल मारकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे हाफ में मुकाबला और रोमांचक हो गया। टनकपुर के खिलाड़ियों ने गोल उतारने की कई कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद पौड़ी की टीम ने जीत की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया।
ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। लोगों के जनसहयोग से ही हम इस आयोजन को करने में सफल हुए हैं और जिसमें हमारे सबसे पहले मैं धन्यवाद आप लोगों का भी देना चाहता हूँ, मीडिया का देना चाहता हूँ। समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब लोगों का सहयोग मिला है, इसमें जन सहयोग मिला है और जनता का अपार सहयोग मिला है हमको। और बाहर की टीमें हमारे क्षेत्र का बहुत नाम लेके गई हैं, जिन्होंने हमको तारीफ में इतने शब्द कहें कि हम भी जो आज गौरवान्वित होते हैं कि हमें जन सहयोग इतना मिला है और पब्लिक का सपोर्ट इतना मिला है। हम उनके तो हमेशा ही आभारी रहेंगे। इस खेले में यहाँ पर जो भी फुटबॉल प्रेमी थे उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि हमारे एक समय में हमारी विरासत थी लोहाघाट की फुटबॉल के मतलब बहुत प्रसिद्धि इसने हासिल की थी और ये काफ़ी समय से लुप्त हो गए। यहाँ पर अभी हमारे कमेटी के जो हमारे फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमान ब्रजेश महरा जी और अन्य टीम के द्वारा ये सराहनीय प्रयास किया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र की इससे शान जुड़ी हुई आज ये अंतर जनपदीय राज्य स्तरीय फुटबॉल हो रही है और हमारे इस क्षेत्र की शान जुड़ी हुई है, क्योंकि हमें इन प्रतिभाओं को या हमारे युवाओं को जो एक तरफ नशे की ओर जा रहे हैं उनको इस दिशा में लाने का एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब पंचायत चुनाव को लेकर आए फैसले ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। खबर है कि इस साल न ही तो पंचायत चुनाव होंगे और न ही पंचायतों का कार्यकाल बढ़ेगा। ऐसे में पक्ष और विपक्ष में मामले को लेकर तू मैं की राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर राजनीति। 27 नवंबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल। क्या समय से पंचायत चुनाव संभव नहीं? ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायतों का हुआ परिसीमन। पूरी तरह से वजह साफ नहीं है कि लेकिन इतना तो यह है कि समय पर अब पंचायत चुनाव भी संभव नहीं लग रहा और सत्ताधारी बीजेपी के नेता अब सफाई देने में जुटे हुए हैं। दरअसल पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर शासन से 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी थी। पंचायत निदेशालय की ओर से शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए विभाग की ओर से हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों का परिसीमन किया गया है। देखिए, मेरा भी ये मानना है कि एक प्रदेश में 2 बार चुनाव उचित नहीं है। हरिद्वार को और इसको लेकर मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि दोनों चुनावों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि अकेले हरिद्वार में अलग होता है, बाकी पूरे प्रदेश में अलग होता है। लेकिन उन परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है। भविष्य में प्रयास किया जाएगा कि दोनों चुनाव एक साथ हों, लेकिन वर्तमान में क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो गया है, चुनाव ड्यू हैं, तो चुनाव समय पर होंगे। विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष की दलीलें। कांग्रेस ने कहा चुनाव टाल रही है सरकार। लोकतंत्र का संहार कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी ने कहा 2 चुनाव एक साथ कराना मुश्किल। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि निकाय चुनाव सर पर है, लिहाजा ऐसे में दोनों चुनाव एक साथ कराना आसान नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियों का आंकलन किया जा रहा है। इधर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार निकाय चुनाव की तरह ही षड्यंत्र के तहत पंचायत चुनाव को भी टालना चाहती है। सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार स्थानीय लोकतंत्र का संहार कर रही है। सरकार नगर निकाय के चुनाव टाल रही है और एक षड्यंत्र की तरह पंचायत चुनाव भी टालने पर विचार कर रही है और पंचायत चुनाव भी समय पर नहीं होंगे। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की बड़ी संख्या। पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई। ग्राम पंचायत वार्ड की संख्या 59,219 से बढ़कर 59,357। अब जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 390। क्षेत्र पंचायतों की संख्या 3,162 से घटकर 3,157। वोटर लिस्ट का भी जनवरी तक होगा पुनरीक्षण।
नए सिरे से मतदाता सूची भी की जाएगी तैयार। एक्ट में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की नहीं है व्यवस्था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन के ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई। ग्राम पंचायत वार्ड 59,219 से बढ़कर 59,357 और जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 389 हो गई। हालांकि क्षेत्र पंचायतों की संख्या 3,162 से घटकर 3,157 हो गई। शहरी विकास विभाग ने कुछ निकायों का विस्तार किया है, जबकि कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। खबर है कि चमोली, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में नए सिरे से परिसीमन होगा। इससे इन जिलों में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत की सीटों में इजाफा या कमी हो सकती है। परिसीमन के बाद शहरी निकायों में कुछ गांव शामिल हो गए हैं, जबकि कुछ निकायों से बाहर हो गए। वोटर लिस्ट का भी अगले साल जनवरी तक पुनरीक्षण किया जाना है, जिसके बाद नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की जाएगी। ऐसे में समय से चुनाव करा पाना संभव नहीं दिख रहा। वहीं एक्ट में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पंचायतों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। 1 महीना बच गया है। सरकार की मंशा, नीयत ठीक नहीं है। न सरकार चुनाव कराना चाहती है और हमारा आरोप है कि सरकार स्थानीय लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। प्रदेश में पहले से ही निकायों में प्रशासक बैठाए गए हैं और कानून से ऊपर उठकर लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। सत्ता पक्ष पर पंचायत चुनाव को भी टालने का आरोप लग रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार पंचायत चुनाव समय रहते करा पाती है या फिर निकाय चुनाव की तरह 1 साल तक पंचायत चुनाव को भी टाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में मात्र 1 कदम की दूरी पर है, क्योंकि यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में अब भाजपा विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस का भी करार दे दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार जल्दी ही प्रदेश में चुनावी वादों को पूरा करने जा रही है। पिछले दिनों सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नियमावली ड्राफ्ट मिल गया है, जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें तय कर लिया जाएगा कि यूसीसी को कब लागू करना है। इधर यूसीसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर और जवाब में बीजेपी के विधायक कांग्रेस को मुस्लिम लीग पार्टी बता रहे हैं। यूसीसी हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है। ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा तो मैं तो अक्सर कह रहा हूँ कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही है। ये वो कांग्रेस ने जो कभी इस देश की आज़ादी के लिए काम किया होगा, ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। इसको अपने आप में मुस्लिम लीग कांग्रेस बोल देना चाहिए। मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो सर्वधर्म समभाव की बात करती है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली जान ले कि मुस्लिम लीग से गठजोड़ का तो हिंदू महासभा का इतिहास रहा है, जिसने बंगाल और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग से गठजोड़ कर सरकार बनाई थी। देखिए, शायद भाजपा को नेताओं को पता नहीं है कि देश को आज़ाद होने से पहले अगर किसी राजनीतिक दल का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर किसी ने सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी थी। तत्कालीन इनकी हिंदू महासभा होती थी। 1937 में बंगाल में और पाकिस्तान में दोनों जगह
हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई हैं। शायद मुझे लगता है विनोद चमोली जी को ज्ञान नहीं है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात कही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की है, सबके कल्याण की बात की है, सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। हमारे लिए सब एक समान है। हम न थूक देहात की बात करते हैं, न लैंड जिहाद की बात करते हैं, न मस्जिद की बात करते हैं, न मजार की बात करते हैं, न मंदिर की बात करते हैं। हम कहते हैं कि सब एक हैं, सर्वधर्म एक है, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। यूसीसी की घोषणा होने से लेकर अब नियमावली सौंपे जाने तक विपक्ष के सवाल जारी हैं। लेकिन अब यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम के लिहाज से तूल पकड़ रहा है। देखना होगा कि क्या यूसीसी लागू होने के बाद विपक्ष की मानसिकता बदल जाएगी या बीजेपी सवालों के घेरे में नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।